जी, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यदि आपको वीटी ग्राफ दिया है, क्या दिया है, वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ जब आपको गिवन होगा तो आप इसका इंटीग्रेशन करके या इसका एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और आप इसका स्लोप निकाल के क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। चलो पहले स्लोप की बात कर लेते हैं क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है। तो ये हम कोई भी ग्राफ बना लेते हैं और आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, dv/dt, और ये ए बराबर क्या है, ये स्लोप है जिसको हम tan थीटा से भी लिख सकते हैं। और स्लोप किसका है जी, ये है वीटी ग्राफ का। ठीक है, बताइए इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है या जीरो है। तो कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर पहले भी जीरो आया था तो अब भी जीरो होगा। नहीं साहब, पहले यहाँ x लिखा हुआ था, तो x का t के साथ ग्राफ जब इस तरीके का होगा तो एक्सेलरेशन जीरो आता है, लेकिन v में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब यहाँ जो हम पॉइंट लेंगे और यहाँ हम जो थीटा कैलकुलेट करेंगे तो थीटा कांस्टेंट तो आ रहा है, लेकिन ये इस बार जो थीटा है बराबर किसके आ रहा है, थीटा 2 के, बराबर किसके आ रहा है, थीटा 3 के। इसका मतलब tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 बराबर tan थीटा 3। लेकिन यहाँ ये वेलोसिटी नहीं है, इस बार ये क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्राफ कौन सा है, बीटी का। इसका मतलब एक्सेलरेशन 8.1, एक्सेलरेशन 8.2, एक्सेलरेशन 8.3 इक्वल है। इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसा है, इक्वल। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है साहब, चलिए ये क्या है जी, ये वही है। यदि ये v है, ये t है, तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ किसका है सर। आपको पता है कि सर हर एक पॉइंट पे यदि हम देखें, हॉरिजॉन्टल ये है तो एंगल ये बनेगा, हॉरिजॉन्टल ये है तो एंगल ये बनेगा, हॉरिजॉन्टल ये है तो एंगल ये बनेगा। हर पॉइंट पे जो थीटा है वो बराबर तो है, लेकिन क्या है, ग्रेटर देन 90 है। कैसा है, ग्रेटर देन 90। और यहाँ क्या था, यहाँ लेस देन 90 था, और लेस देन 90 होने की वजह से ये चीज़ें क्या आ रही थी, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा था टाइम के साथ। दिख भी रहा होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी घट रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्लोप है tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 बराबर tan थीटा 3 बराबर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और ये हम कह सकते हैं कि a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है लेकिन नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल a बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो है नियत, लेकिन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी घटेगी। डायरेक्शन से मत समझना, इसको बात को समझना। एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि वो बढ़ रही है कि घट रही है, लेकिन वेलोसिटी का नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करेगा, कि वो उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे एक्सेलरेशन है क्या, बेसिकली dv/dt। व्हाट इज द dv/dt, दैट इज b फाइनल माइनस b इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। समय हमेशा बढ़ता है, समय तो कभी घटता नहीं है, तो इसको डेल्टा t लिख देते हैं। लेकिन हो सकता है जैसे यहाँ यदि इस पोजीशन पर देखें तो वेलोसिटी कुछ और आ रही है, इस पोजीशन पर देखें तो वेलोसिटी कुछ घट गई। तो इस केस में क्या हो रहा है, v जो फाइनल वेलोसिटी है वो छोटी है किससे, v इनिशियल से। b इनिशियल यहाँ है, b फाइनल यहाँ है, तो छोटी है। इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना किस बात को बताएगा, कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और यदि वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज होने की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और भी क्या कंडीशन हो सकती है, यदि आप चाहते हैं एक्सेलरेशन, ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के चेंज होने से मिलता है, ये हमको पता है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज 3 तरीके के होते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हमको अच्छे से पता है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वेलोसिटी 3 तरीके के चेंज रखती है, याद आया ये कुछ। एक वेलोसिटी में एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। तो पहली कंडीशन है चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड।
ऑफ वेलोसिटी, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो ऑफ वेलोसिटी, और यहां क्या होगा, यहां डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, अभी समझाएंगे एग्जांपल। और यहां क्या होगा, यहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ही चेंज हो। तीसरी कंडीशन क्या होगी, चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अरे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आएगा। चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, यहां लिख देते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। देखो जब किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो पत्थर केवल ऊपर वाली डायरेक्शन में जाता है, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ जब उसको फेंका जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जब उसको और ऊपर देखेंगे तो वेलोसिटी उसकी और घटेगी, जब और देखेंगे तो वेलोसिटी और घटेगी, जब और देखेंगे तो वेलोसिटी और घटेगी। इसका मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। वेलोसिटी में क्या हो रहा है, उसका डिक्रीजिंग नेचर में है, वेलोसिटी घट रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति में वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और आपको पता है हम यहाँ पे लिखते हैं g बराबर, सॉरी एक्सेलरेशन बराबर लिखते हैं -g, नीचे की तरफ लिखते हैं। अरे आया कुछ समझ में। दूसरा देख लो, किसी बॉल को जब नीचे की तरफ फेंकोगे तो हर पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो यहाँ a बराबर क्या आएगा, +g, मतलब नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हम नीचे की तरफ मोशन हो रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी, चेंज इन डायरेक्शन ओनली, केवल इसके डायरेक्शन में चेंज हो, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना हो। तो एक्सेलरेशन कैसे पैदा होता है, ये सर्कुलर मोशन है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। इस पॉइंट पे देखोगे तो भी स्पीड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। इस पॉइंट पे देखोगे तब भी है, इस पॉइंट पे देखोगे तब भी है, इस पॉइंट पे देखोगे तब भी है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, यहाँ डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन b²/r। ये इस कंडीशन में होता है। तीसरा होता है चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। कहाँ होता है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलता है, पहले यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है। और इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो मान है, वो भी बदलता रहता है। यहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है लेकिन डायरेक्शन अपोज ऊपर की तरफ, यहाँ वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी यहाँ होती है लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ। हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलती है और मैग्नीट्यूड भी बदलता है। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, दोनों के बारे में। इसके बारे में भी हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ बात करेंगे। लेकिन पता होना चाहिए एक्सेलरेशन 3 तरीके से चेंज होता है। अब हम एक कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ये हो गया टॉपिक, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पहले एक चीज़ समझ लो, और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ ये है कि आप को कोई VT ग्राफ दिया है और इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। हम थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएं। इस तरीके से दोनों में ग्राफ बनाया हुआ है। ये 1 है सिचुएशन, ये 2 है, ये 3 है। तो बताइए आप स्पीड कैसे निकालोगे और आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो आपको पता होना चाहिए सर स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं चलती, नेगेटिव होती नहीं है। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ का, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया, इन तीनों एरिया को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगी, स्पीड। लेकिन वेलोसिटी निकालनी है तो ये पॉजिटिव है तो A1, ये नेगेटिव है तो -A2, ये क्या है पॉजिटिव तो A3। व्हाट इज द A1, A2, A3, दैट इज द एरिया। ये एरिया हैं किसके, ग्राफ के, ठीक है। अरे आया कुछ समझ में। और ग्राफ इतने इजी नहीं आते, थोड़े से मुश्किल आते हैं। जैसे
इस तरीके का ग्राफ आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मिल गया, जैसे ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। तो आपको कई सारे पैरामीटर दिए होंगे, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। तो यहाँ कैसे करोगे इसको सॉल्व? तो आप क्या निकालना चाहते हो? आप निकालना चाहते हो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए A1 हाफ इसका जो बेस होगा मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जो हाइट होगी मल्टीप्लाई करोगे, और क्या हो जाएगा ये A1 प्लस ऊपर बन रहा है तो क्या आएगा A2। A2 क्या है? दैट इज़ द, ये ऐसे करके बनाना है इसको, ठीक है। इसको एक नई शेप दे देना। ये क्या है? एक सेकेंड, ये क्या है? ये वाला A2, ये A2 है एक रेक्टेंगल। तो इसका जो भी विड्थ होगा और जो भी इसका लेंथ होगा तो आप दोनों चीज़ लिख दोगे, ब्रेथ इनटू लेंथ। और यहाँ इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। 3 में क्या होगा? बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या है? नेगेटिव, तो घटा दो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कंप्लीट एरिया को आप निकाल के क्या कर सकते हो? वेलोसिटी और सब कंप्लीट एरिया को जोड़ के क्या कर सकते हो? स्पीड निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल अभी करवा देंगे, आप इसको ध्यान से समझ लें। एक बात और आप समझ लें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आपको पता लग गया कि सर वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो dx/dt है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो जी, और एक होता है a बराबर dv/dt, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एग्जांपल देखो, एक आपको दिया है x बराबर 10t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 6, ये आपको दे रखा है। तो बताइए, कण रेस्ट में आने से पहले, कण स्थिर अवस्था रेस्ट स्टेट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कितना डिस्प्लेसमेंट लिखो, कितना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। सेकंड पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और थर्ड पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी कब जीरो होगी। वेलोसिटी t निकालना है, कब निकालना है? एट v बराबर 0, जब वेलोसिटी 0 हो। तो चलिए 3 क्वेश्चन है आपके पास, एक ही न्यूमेरिकल में 3 क्वेश्चन निकालने हैं। पहला आपको ये बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब वो रेस्ट में जाएगा। दूसरा है एक्सेलरेशन कितना होगा। तीसरा क्या है? ऐसा टाइम जब वेलोसिटी 0 होगी। और तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक करते हैं। वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो, कई सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर कण स्थिर अवस्था में आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, ये कैसे पता लगाएं? इनका तो पता लगा देंगे। तो कण कितना चला है इस बात का पता कब लगेगा? जब t का वैल्यू पता होगा कि वो कितने समय तक चला है। तो t निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द dx/dt। और dx/dt जब करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज 20t माइनस 40 प्लस 0। और सोचो, पार्टिकल स्थिर अवस्था में आना है, तो स्थिर अवस्था में आने का मतलब वेलोसिटी का 0 होना। तो 0 बराबर 20t माइनस 40, और t बराबर आ गया 40/20, दैट इज 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है वो 2 सेकंड तक अपनी गति को करेगा, और 2 सेकंड के बाद वो कहाँ आ जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो पहला आंसर तो आ गया, वेलोसिटी कब 0 होगी? t बराबर 2 सेकंड पर। अब सेकंड का आंसर ढूंढते हैं, तो सॉरी फर्स्ट का आंसर ढूंढते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब वो स्थिर अवस्था में आएगा। तो x बराबर, क्योंकि t बराबर 2 पे क्या होता है? वो स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ वैल्यू रखो 10, 2 का स्क्वायर 40, और ये आ गया, बोलो 2 प्लस 6 कितना आ रहा है? ये 440 माइनस
और ये आ रहा है 80 प्लस 6 कितना आ रहा है -80 -40 और 34 माइनस में। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चालू कर रहा है मोशन करना उसके अपोजिट डायरेक्शन कहाँ तक आ जाएगा -34 मीटर तक। ठीक है, ये डायरेक्शनल होगा और यदि ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब जिसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड में, इसलिए हमने यहाँ पे दूरी से बदल के डिस्प्लेसमेंट कर दिया था। यहाँ पहले डिस्टेंस लिखा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसलिए किया जो माइनस आएगा हमको ये बात बताएगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में गया है। एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ए बराबर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो 20, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है हमारा एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, ये आसान से आते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे ये इक्वेशन उसने दे दी वेलोसिटी की और उसने पूछ लिया व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 1 सेकेंड। उसने क्या पूछ लिया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 1 सेकेंड, उसने ये पूछ लिया। तो t बराबर 1 सेकेंड पे कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिएगी। b बराबर क्या होता है dx अपॉन dt। यहाँ से dx निकालना चाहते हैं तो v dt और क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन v dt। तो बस एक बार इंटीग्रेशन कीजिए, कितना आ रहा है 10t³ माइनस 4t² 2 प्लस 6t और इसमें t बराबर कितना लिख दोगे 1 सेकेंड। तो आपका आंसर आपके सामने होगा जो भी आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आपको आगे लेके चलते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में एक वीटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपसे पूछा है कि किस तरीके से आप अंतिम 2 सेकंड में, लास्ट 2 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे। कंप्लीट कितनी सेकंड है 7 सेकंड आई थिंक, 7 सेकंड में कंप्लीट की गई डिस्टेंस के साथ। कहने का मतलब आपको 2 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है और उसमें डिवाइड करना है 7 सेकंड में तय की गई दूरी का। अब बात ये आती है कि इस ग्राफ से दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बताया कि यदि कभी भी कोई वीटी ग्राफ दे रखा हो, वीटी का मतलब क्या है, ये वेग भी हो सकता है और स्पीड भी हो सकती है, लेकिन पूरा ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये पूरा ग्राफ पॉजिटिव पे बना हुआ है और यदि ये पॉजिटिव पे बना है तो कहीं इसमें डायरेक्शन का इश्यू नहीं है, आप इसको सिंपल वे में यूज कर सकते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ ये 1 है और ये जो है ये 3 है, आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे। ये जो है ये 5 है, ये 7 है और ये जो मैक्सिमम है 10 है। तो यहाँ यदि इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया जाए तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, लेकिन उसने कहा है अंतिम 2 सेकंड का, तो एक तो ये निकालना है। तो d बराबर क्या होगा, इसको नाम में देते हैं ABCDEF। ठीक है, अभी तो ऐसा डिटेल में कर रहे हैं, बाकी आप सीधा कर सकते हो। d बराबर क्या होगा, कौन सी सेकंड निकाल रहे हैं, लास्ट 2 सेकंड। तो लास्ट 2 सेकंड में देखो CDE, एरिया किसका लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE कितना होगा हाफ, बेस कितना है 2 - 7 - 5 दैट इज 2, टाइम 2 सेकंड है, हाइट कितनी है दैट इज 10, आंसर कितना आया 10। ओके, d बराबर 7 सेकंड के लिए, तो 7 सेकंड में क्या निकालना पड़ेगा कंप्लीट एरिया। तो इस एरिया में देखो एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, सॉरी 2 ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो पहला ट्राइंगल का एरिया, मतलब एरिया किसका निकालना चाहते हैं, एरिया निकालना चाहते हैं A1 नाम दे देते हैं इसको, ABF का, प्लस एरिया निकालना चाहते हैं रेक्टेंगल BCEF का, फिर एरिया निकालना चाहते हैं A3CDE का। चलिए, हाँ जी, हाफ, बेस कितना है 2, 3 - 1 2 दैट इज 10। हाँ जी, ये 5 - 3 2, हाइट कितनी है इसकी, सॉरी हाँ हाइट का मतलब लेंथ कितनी है दैट इज 10, और A3 कितना है हाफ, बेस 2 है और हाइट 10 है। तो वही 10 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ पे होगा,
और ये कितना आ रहा है, दैट इज 10, और ये आ गया आपका 40। तो आप क्या कहोगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा दैट इज 10, 40, 1:4। कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लें आप लोग। हाँ, बी ऑप्शन है इसका। ओके, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक और आपको वीटी ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ दे रखा है आपको, एक वीटी ग्राफ। और इस वीटी ग्राफ में आपको पूछा है उसने, जब वस्तु में त्वरण हो और मंदन हो, मतलब रिटार्डेशन हो और एक्सेलरेशन हो, तो उस स्थिति में आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए साहब, तो ये उसने सिचुएशन दे रखी है, इसको बहुत अच्छे से पहचानने की जरूरत है। कौन कौन बताएगा, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर। ऑप्शन भी आपके सामने है ही, हम डायग्राम एक बार ड्रॉ कर दें। दैट इज 4 और ये 1 है, बाकी का ये कितना है, ये है 20, ये कितना है, ये है 40 और ये है 30 और ये जाता है 60 तक। तो चलिए बताइए इसके आंसर क्या आ रहे हैं, कौन बताएगा। हाँ जी, आप यदि ये सोच रहे हैं कि सर हम इसका पूरे का एरिया निकाल दें, जैसे एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं जानता हो तो देखें, वैसे तो आप जानते होंगे। इसमें कई सारे एरिया बन रहे हैं, जैसे वो पूछता कि 0 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो कैसे निकालते, एरिया निकालते पहले भाग का। फिर हमको क्या हो रहा है, यहाँ एक इस तरह का शेप बन रहा है जिसको ना तो ट्रायंगल कहेंगे और ना इसको रेक्टेंगल कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कई सारे डिवीजन में बांट देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक सेकंड एरिया रेक्टेंगल। ऊपर वाला क्या है, एक त्रिभुज है, नीचे वाला क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आपको 4 एरिया निकालने पड़ेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। तो आपको आ जाएगा 60 सेकंड में कंप्लीट तय की गई डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है केवल एक्सेलरेशन हो रहा है और रिटार्डेशन हो रहा है तब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये गलती कभी ना करें कि आप इसको भी निकालें, इसको भी निकालें। इसमें दिख रहा होगा कि ये किस बात को बताता है कि 0 से 20 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। जब हम 20 से, यहाँ कितना है 50 है एक्चुअली, नहीं 30 है, 50 यहाँ 20 से 30 तक जाते हैं तो देखो वेलोसिटी बढ़ती है और क्या होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। और हम यहाँ से यहाँ मतलब 30 से 40 जाते हैं तो वेलोसिटी घटती है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, मतलब ये रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन है। और यहाँ हम देखते हैं आगे एक्सेलरेशन वापस 0 हो गया। तो क्वेश्चन में स्पष्ट क्या रखा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट उसी केस में निकालना है जब एक्सेलरेशन हो और रिटार्डेशन हो। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहाँ भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमको केवल इस ग्राफ के एरिया निकालना है, इस ग्राफ के नीचे वाला कंप्लीट एरिया निकालना है। कौन से ग्राफ का, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना, ये इस ग्राफ के नीचे वाला एक कंप्लीट एरिया, ये वाला, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके 2 भाग हैं, एक तो ये है रेक्टेंगल और एक क्या है, त्रिभुज। चलो त्रिभुज निकाल देते हैं। तो एरिया जो किसको देगा, डिस्प्लेसमेंट को, बराबर एरिया है इसको ए बी सी डी ई। तो त्रिभुज ए बी सी, एरिया निकालना है इसका, और एक निकालना है ए सी डी ई। चलिए एरिया कैसे निकालेंगे, वही हाफ, डिस्टेंस कितनी है भाई, हाफ, बेस है 40 माइनस 20 दैट इज 20, हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, यहां से हाइट नापना 3 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस AC, व्हाट इज द AC, AC कहाँ है, AC दैट इज AC, हाँ 40 माइनस 20 दैट इज 20, व्हाट इज द DE, DE कहाँ है, DE तो सेम ही हो जाएगा, तो ये निकालना पड़ेगा। तो AE और 1 माइनस 0 दैट इज 1, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 10 और 30 प्लस 20 दैट इज 50 मीटर। ये आंसर है आपका, चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करें तो क्या रह जाएगा, देखिए यदि ये V है, यदि ये T है और हमने ग्राफ बना दिया कुछ U
यू और इस तरीके से, ठीक है, ये लीजिए। तो बताइए ये कोई डाटा दे रखा है 0, दैट इज 4, और ये है 1 2 3, ये है 4 5 6। तो बताइए इस केस में हमारा नेट डिस्टेंस कितना है और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, और आप इस बार हम नाम नहीं देंगे एबीसी वगैरह, आप खुद बताइए। तो एक बार तो निकाल देंगे डिस्टेंस, चलिए आंसर बताइए कितना आ रहा है, और एक बार निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस देखें आप, डिस्टेंस के लिए कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा, पूरा बीटी जो कर्व दे रखा है, और कंप्लीट एरिया चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा हो चाहे पॉजिटिव में बन रहा हो, सब कुछ जोड़ना है। तो देखो हमारे पास बेसिकली एक डायग्राम है ट्राइंगल का, दूसरा डायग्राम है रेक्टेंगल का, फिर एक ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 डायग्राम है। तो A1 A2 A3 और A4। आप सब लोग समझदार हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, दैट इज हाफ, बेस कितना है 2 - 0, इसका मतलब 2, हाइट कितना है आप जानते हैं 4 है, तो पहला आंसर आया। दूसरा A2 निकालेंगे, देखो 4 - 2 दैट इज 2, और ये कितना है 4, तो 2 × 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की, तो 5 - 4 1, और ये आ जाएगा 4, तो हाफ 5 - 4 दैट इज 1, ये हो जाएगा बेस, हाइट है 4, ओके। और ये भी आपको 4 ही दे रखा है, एक्चुअली हमने दिया नहीं है डाटा, ये भी आपको 4 दे रखा है। और यहाँ क्या करोगे, एक हाफ कितना है देखो 6 - 5 दैट इज आल्सो 1, और ये भी कितना आ जाएगा 4। आपको क्या पता लग रहा है, आपको पता लग रहा है ये कैंसिल आउट 4, ये 8, ये 2, और ये भी 2, दैट इज 8 4 12 14 16 मीटर आंसर। ये है आपकी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये जो है ये नेगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है, देखो -4 है, इसका मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को घटाने का काम आएगा। वैसे बुद्धि से देखें तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा समझदारी से काम हो जाएगा। ये जितना एरिया कवर करता है उतना एरिया ये कवर कर रहा है, ये एरिया जितना है उतना ही एरिया ये है। आप देख लें इनका बेस इक्वल है, इनकी हाइट भी 4 और 4 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या लेंगे हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये कैंसिल आउट होगा, कुल मिला के ये कैंसिल आउट होगा, और ये आपस में जोड़ेंगे 8 और 4 कितना 12। तो डिस्टेंस कितनी है जी 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी 12। तो बस ये एग्जांपल लेने का एक ही पर्पस था कि आप देख पाए कि यदि ग्राफ में इस एक्सेस से नीचे या नेगेटिव में कोई ग्राफ बनता है तो आप वहां किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और इसके अलावा भी जैसे ये कोई बना दे ए और टी का ग्राफ और सेम सिचुएशन देते हैं, चलो ये लेते हैं ए और टी ले लिया, तो जब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है तो ये डिस्टेंस नहीं आएगी, अब ये आएगी स्पीड, ओके। और ये अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये होगी वेलोसिटी। बस इतना सा फर्क है। आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि यदि ए टी ग्राफ है तो हमको इसके एरिया निकालने से वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी कब जब नेगेटिव पार्ट को घटा दोगे, और स्पीड कब जब सब टोटल को जोड़ दोगे, इसको टोटल को मतलब एरिया के टोटल को जोड़ दोगे। यदि आपके पास कोई वीटी ग्राफ है और इसका आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, या तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखें। और लॉजिक भी आपको पता है, आप जानते हैं v = dx/dt, और एक तरफ यदि आप इसको x/t भी लिख दें तो क्या आ जाएगा x = v × t। v और t क्या है, एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, t क्या है टाइम, तो दो क्वांटिटीज का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एरिया को शो करेंगे जो भी का ग्राफ बन रहा है बीटी ग्राफ। और सिमिलरली यहाँ भी b = a × t, ये ओके। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें। अब हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखो
एवरेज स्पीड और इसी के साथ पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। एक्चुअली एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हम इनका फॉर्मूला देखें तो हम देखते हैं स्पीड, चलो पूरा लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सॉरी, और जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें आप समझ ही गए होंगे, एक ही अंतर है, बड़ा बेसिक सा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए, इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसकी टाइप बड़ी स्पेशल है। कौन सी टाइप है? इसके दो केस बहुत फेमस हैं और आपको शायद याद भी होंगे विद फॉर्मूला। केस नंबर पहला, जब कोई पार्टिकल या कोई पर्सन इक्वल टाइम इंटरवल में v1 v2 v3 वेलोसिटी से अपना डिस्टेंस को कवर करे, और दूसरा टाइप होता है इक्वल डिस्टेंस में वो v1 v2 v3 वेलोसिटी से अपनी यात्रा को कंप्लीट करे। तो देखो पहला केस लेते हैं। पहला केस है जब एक व्यक्ति या एक पर्सन, जब एक व्यक्ति समान समय अंतराल, इक्वल टाइम इंटरवल, समान समय अंतराल, इक्वल टाइम इंटरवल, समान समय अंतराल में v1 v2 v3 डॉट 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 vn वेग से अपनी यात्रा पूरी करें। ये क्या लिखवा दिया सर? देखो, एक व्यक्ति है, देखिए ये कोई भी यात्रा करनी है उसको, किसी पार्टिकल को, और वो t टाइम इंटरवल में चलता है v1 वेलोसिटी से, नेक्स्ट t टाइम इंटरवल में चलता है v2 वेलोसिटी से, नेक्स्ट t टाइम इंटरवल में चलता है वो v3 वेलोसिटी से, ऐसे ही लास्ट का जो t टाइम का इंटरवल है वो चलता है v3 vn वेलोसिटी से। ठीक है, लास्ट वाला मान लेते हैं n टाइम इंटरवल है। कुल मिला के आप यदि ऑफिस जाते हैं या किसी भी ऐसे पैलेस पे जाते हैं जहां आपको एक यात्रा कंप्लीट करनी है, तो आप अपनी बाइक को, आप अपनी गाड़ी को, या आप अपनी पैदल चलने की स्पीड को इक्वल टाइम इंटरवल में बांट देते हैं कि मैं 5 सेकंड तक इतनी स्पीड से चलूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 सेकंड आएंगे उसकी स्पीड को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में ऐसे काम करूंगा। तो कहने का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में आपने अलग अलग वेलोसिटी देखी, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस जर्नी, इस पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की एवरेज वेलोसिटी क्या है, और जो एवरेज वेलोसिटी का जवाब आएगा, आंसर आएगा, वही एवरेज स्पीड का होगा, क्योंकि वो यूनि डायरेक्शन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है। तो हम क्या लिख देते हैं, नोट लगा देते हैं पहले तो, जिससे आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। यदि आप भी लिख लीजिएगा इसको, यदि कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में, छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गति करे, तो यदि कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गति करे तो इस स्थिति में चाल तथा वेग के रिजल्ट इक्वल आते हैं, यह समान आते हैं। ओके, चलिए अब हमको एक ही फॉर्मूला पता है जिससे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं है, तो हम वही फॉर्मूला लिख देते हैं, v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस माना कि इस टाइम t इंटरवल में वो v1 वेलोसिटी से चलता है, और माना वो x1 डिस्टेंस कवर करता है। अब उसने वेलोसिटी बढ़ाई होगी या घटाई होगी, तो
जो इसका डिस्टेंस है वो भी बड़ा होगा या घटा होगा। इसमें भी क्या कर लिया x3, ऐसे ही इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया उसने xn। तो क्या लिखेंगे यहाँ a से लेके b तक उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x1 x2 x3 डॉट 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 xn। और टोटल टाइम कितना लगा t प्लस t प्लस t डॉट 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 t, या इसको एनुअल टाइम इंटरवल मानेंगे। ओके चलिए एक बात आपको बताइए, आपको गिवन क्या है v1 और t, लेकिन आप x1 x2 x3 नहीं लिख सकते। इसका मतलब आपको x1 का वैल्यू चाहिए और आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज द v1 इनटू t, x2 इक्वल टू v2 इनटू t, x3 इक्वल टू v3 इनटू t, और ऐसे ही xn इक्वल टू vn इनटू t। वैल्यूज ऊपर लिखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए v1t v2t v3t डॉट 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 vnt अपॉन, एक बात बताइए हमको, यदि इसमें से आप t कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस कितना बच जाएगा, कितनी बार लिखना है n तक लिखना है, तो n आएगा कि नहीं आएगा, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इस तरीके से हम n बार लिखें, कितनी बार n टाइम्स लिखें। तो ये ऐसा कर लो इसको सीधा सीधा, यदि हम t प्लस t करें तो कितना आता है 2t, यदि t जो है वो n टाइम्स है तो कितना आ जाएगा n इंटू t। तो ऐसे कर लो, ये ज्यादा अच्छा लगता है nt, ऊपर से t कॉमन निकालेंगे नीचे से t, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर बताओ क्या लिख दें, देखो जी v एवरेज इक्वल टू, क्या आंसर लिखेंगे v1 v2 v3 v4, इसको याद रखना है vn अपॉन n। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का, लेकिन एक ही कंडीशन में, इक्वल टाइम इंटरवल, ये ध्यान रखें, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल दे रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये केस बनने वाला है। आपको एग्जाम पेपर में इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं आता, आपसे पूछता है, देखो एक क्वेश्चन करके बता देते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। आपसे पूछता क्या है, वो आपसे पूछता है यदि, चलो क्वेश्चन करवा देते हैं, यदि एक व्यक्ति अपनी जर्नी का आधा समय, यदि एक व्यक्ति अपनी जर्नी का आधा समय 20 मीटर पर सेकंड तथा शेष समय, यह रिमेनिंग टाइम है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से तय करता है, तो इस यात्रा में व्यक्ति का औसत, मतलब एवरेज औसत वेग या स्पीड, जो भी आपसे कहे वो चाल ज्ञात करो। आपसे ध्यान रखना, आप ये सोच रहे होंगे चलो आपने सर बता दिया कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल रिजल्ट देंगे जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेग है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। लेकिन सर वेग जब स्ट्रेट लाइन में मोशन ना करे तो उस केस में हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वैसे तो हमने आपको ग्राफ का मेथड बताया है। ग्राफ का मेथड इसी बात के लिए है, यदि उसमें नेगेटिव पोर्शन है तो वो घटाया जाएगा, और यदि ऐसी स्थिति है तो एक न्यूमेरिकल और करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, अब इसमें स्पष्ट आपसे कह रखा है कि इक्वल टाइम इंटरवल, अपनी यात्रा, फॉर एग्जांपल उसने यहां से यात्रा चालू की और वो बी तक गया है, और उसने कहा है कि आधा समय मतलब टी, और बाकी का आधा समय में क्या होगा टी। नहीं आया समझ में, आप टी और टी कोई समय मान ले,
उसने कहा है यात्रा का आधा समय, तो आप क्या सोच रहे होंगे सर इसको t/2 मान लो, लेकिन इक्वल टाइम है ना, हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टाइम का है। यहाँ चलता है वो v1 चार्ज से कितनी 20, और यहाँ चलता है वो v2 चार्ज से कितनी 40। कैलकुलेशन करो तो करो, ये तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, v एवरेज बराबर v1 ओके कितना 20, v2 कितना 40, हमारे पास n है ही नहीं, नीचे कितना आएगा n बराबर 1 और 2 दे रखे हैं तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है। हाँ बेटे ऊपर क्या आ जाएगा x1 प्लस x2, नीचे क्या आएगा t/2 प्लस t/2, भाई आधा आधा समय चाहो तो t लिख दो तब भी आंसर ही आएगा। व्हाट इज द x1 आपको पता है, x1 क्या आता है v1 into t/2, तो 20 into t/2 प्लस 40 into t/2, नीचे क्या आ जाएगा t/2 t हो जाएगा, तो t ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से t कैंसिल आउट होगा, तो 20 प्लस 40/2। ओके चलिए अब देखते हैं केस सेकंड, ये भी सिमिलर केस है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने क्या देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल में v1 v2 v3 वेलोसिटी से मोशन होती है, और यहां इक्वल डिस्टेंस में एक व्यक्ति इक्वल डिस्टेंस v1 v2 v3 vn वेग से, या ऐसा लिखो एक व्यक्ति n स्मॉल n इक्वल डिस्टेंस v1 v2 v3 vn वेग से कवर करता है, तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड देखो यहां निकालने वाले हैं v एवरेज, और ये जो एवरेज आने वाला है वो आएगा, आपको पता है कि v एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने यहाँ लिखा था टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इन डायग्राम से इसको समझते हैं पहले। पार्टिकल ए से जाना चाहता है बी तक, 90 हो गया है, पार्टिकल ए से जाना चाहता है वो बी तक, और ए से बी तक जाना चाहता है लेकिन n इक्वल डिस्टेंस में, माना ये x डिस्टेंस कवर करता है v1 वेलोसिटी से, अगली जो x डिस्टेंस है उसको कवर करता है v2 वेलोसिटी से, अगली जो डिस्टेंस है x है उसको कवर करता है v3 वेलोसिटी से, अगली जो डिस्टेंस है x है उसको कवर करता है v4 से, ऐसे ही लास्ट जो x डिस्टेंस है उसको कवर करता है vn से। पहले अलग था, पहले यहाँ पे आ रहा था t टाइम इंटरवल में v1 वेलोसिटी चलता है, t टाइम इंटरवल में v2 वेलोसिटी चलता है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है चलिए देखो यहां हम क्या देखेंगे, v एवरेज जो हमारा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, x प्लस x टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, x प्लस x ओके। और यहां क्या आने वाला है टोटल टाइम t1 t2 t3। आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, अरे भाई कोई डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का इंटरवल है, तो 1 किलोमीटर में चलता है वो v1 वेलोसिटी से, अगले 1 किलोमीटर में चलता है वो v2 वेलोसिटी से, तो इस 1 किलोमीटर को तय करने में जो टाइम लगेगा वो मानो t1 है, और इस x को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो t2 है, और इस x को कवर करने में जो टाइम लगेगा t3 है। अरे क्यों है सर, आपने क्या किया, कोई यात्रा करनी है आपको, अपने लाइब्रेरी से जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, घर से किसी दूसरे पैलेस पे जाना है, और उसके बीच में जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की है, तो आपने ये तय कर दिया कि मैं पहला किलोमीटर जो है उसमें बाइक चलाऊंगा या चलाऊंगी कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से, तो कोई टाइम इसमें लग जाएगा 1 किलोमीटर में। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, प्रैक्टिकली देखें तो 1 किलोमीटर आपने मतलब 1000 मीटर दूरी तय की, और ये 20 मीटर पर सेकंड से, तो आपको टाइम कितना लगने वाला है, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज द 50 सेकंड, इतना आपको टाइम लगेगा। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट जो 1000 मीटर है या नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर है इसको कवर किया 40 मीटर से,
तो अब कितना लगेगा 25 सेकेंड। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट जो है B3 उसको किया केवल 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अब कितना लग जाएगा 100 सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस को आप डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मेजर कर रहे हैं या उसको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से कवर कर रहे हैं, तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। एक पहले दूरी वाले में या पहले x डिस्टेंस में तो आप गाड़ी को तेज चला रहे हो तो टाइम कम लगेगा, दूसरे बारे में गाड़ी को धीरे चला रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आ जाता होगा। देखो जी, तो हम टाइम t1 निकालना चाहें तो क्या आप मुझसे सहमत हैं कि इस तरह लिख सकते हो सर x/v1, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, हमेशा याद रखा करो, चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी मतलब डिस्टेंस बटे टाइम मतलब समय। तो आप क्या निकालना चाहते हैं टाइम, तो टाइम इधर लेके आए तो चाल कहाँ चला जाएगा नीचे। तो देखिए जी x/v1, t2 बराबर बोले जी x/v2, t3 बराबर बोले x/v3 और tn बराबर बोले x/vn। आइए इसमें वैल्यूज रख देते हैं। बी एवरेज इक्वल टू x कितना है, x तो क्यों रखना है, उसने गिवन कर रखा है, तो 1 2 3 4 कितने हैं nx हैं। ओके, अपन देखें t1 की वैल्यू x/v1, x/v2, x/v3 और x/v4, इस तरीके से वैल्यूज देखेंगे और धीरे धीरे करके इसको आगे तक लेके जाएंगे। ऊपर से x को मना रहा है, नीचे से भी x को मना रहा है, x से x कट गया तो आंसर आ गया n/1/v1, 1/v2, 1/v3 डॉट 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 1/v। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो रख लेना, बाकी का तुरंत कैलकुलेट लेना आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में नहीं। वैसा ही क्वेश्चन है, चलो नहीं है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी, ध्यान रखना विस्थापन भी आ सकता है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी कितने वेग से, माना 20 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा शेष दूरी मतलब रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, शेष दूरी 40 मीटर पर सेकंड के वेग से तय करता है, तो औसत वेग की कैलकुलेशन करो। चलो देखो जी क्या कहानी है। इसमें एक व्यक्ति अपनी यात्रा ए से चालू करेगा और बी तक कवर करेगा, लेकिन ध्यान से समझना उसने कहा है अपनी यात्रा की आधी दूरी वो कवर करता है 20 मीटर पर सेकंड से, आधी को मान लेते हैं x और ये हो जाएगा वेग v1, और जो शेष दूरी है आपको पता है कि कुल में से जब आधी चली जाएगी तो आधी ही बचेगी। अब आप चाहो तो कुल को x मान लो, तो इसको x/2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सहूलियत चाहिए तो इसको x मान लो, ठीक है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो x मान लिया। इसमें क्या है 40 मीटर पर सेकंड, ये आ गया v2। लेकिन ध्यान रखना और भी सहूलियत चाहिए तो ये फॉर्मूला रखा है आपके सामने, ये लगा दो। देखो जी पहले प्रूफ कर लेते हैं तुरंत, बहुत आसान होता है। बी एवरेज टोटल डिस्टेंस कितनी है x + x, यहाँ लिखिए t1 + t2, माना यहाँ टाइम t1 लगता है, यहाँ टाइम कितना लगता है t2। बताइए x + x, टाइम कितना है t1 आपको पता है x/v1 और x/v2, x से x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया 2x और नीचे आ गया x कॉमन आ जाएगा, तो 1/v1 + 1/v2, x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ एलसीएम आएगा और ये आ जाएगा v1 v2 v1 v2। ये लो जी फॉर्मूला, इसको सीधा अप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। बी एवरेज बराबर
2v1 v2 v1 plus v2 2 20 40 अपॉन 20 इंटू प्लस 40 कितना आ रहा है जी 40 मल्टीप्लाई बाई 40 नीचे आ रहा है 60 आ रहा है ओके जीरो कैंसिल आउट हो गया दैट इज 2 दैट इज 3 आई थिंक 80 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है चलिए इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा परेशान ना हो। जैसे कि अब वो ये कह देता है एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 1/3 दूरी 20 मीटर पर सेकंड से और शेष दूरी 40 मीटर पर सेकंड से तय करता है, तो बताइए क्या आंसर आप देखते हैं। अब वो इक्वल नहीं करता, उसने क्या कहा है 1/3 डिस्टेंस जो है वो तय कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और नेक्स्ट जो है वो तय कर रहा है जिससे 40 मीटर से। तो आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है देखो जी उसने कहा है कि पूरी यात्रा का 1/3 तो x/3 तो कवर करेगा वो b1 से और बाकी का जो है आप बताओ x में से x/3 चला गया तो कितना बचेगा 2x/3। भाई 1/3 यहाँ है 2/3 यहाँ है तभी तो कंप्लीट बनेगी। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है शेष वो किससे करेगा 40 मीटर पर सेकंड से। और यहाँ जरूरी नहीं है 1/3 आए, यहाँ 1/4 भी आ सकता है। यदि 1/4 आ जाएगा तो x/4 यहाँ होगा और 3x/4 यहाँ होगा। यदि 1/5 आ जाएगा तो x/5 यहाँ होगा और जोड़ के आई थिंक 4x/5 यहाँ होना चाहिए। नहीं गलत हो जाएगा क्या, सही है हाँ ठीक आ रहा है, ये 4x/5 यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से हम डिवीजन कर देंगे पूरी डिस्टेंस का। तो यहाँ से क्या पता चलेगा बी एवरेज, हमको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले से कभी मत भटको। टोटल डिस्टेंस कितनी है जी x/3 और 2x/3 b1 सॉरी यहाँ टाइम t1 कितना आएगा डिस्टेंस, चलो एक बार लिख देते हैं हाँ जी x/3 और 2x/3 मिलके क्या बना गया x। t1 बताओ t1 क्या होगा जी डिस्टेंस कितनी है x/3 कितनी स्पीड में तय किया है उसने b1 से। यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है 2x/3 कितने से कवर किया है उसने b2 से। तो चलो सॉल्व करते हैं, x कॉमन आ जाएगा तो ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा 1, नीचे कितना आ रहा है जी 1/3v1 और ये आ रहा है 2/3v2 ओके। अब वैल्यूज रख दीजिए 1/3 इंटू v1 कितना है 20 प्लस 2/3v2 कितना है 40 आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 तो आंसर आ रहा है 1/60 प्लस 1/60 ये आ जाए 1/2/60 30 तो 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है। इस तरीके से ये जो देता है ना वो इंटरवल वो आपको परेशान करने के लिए नहीं देता, वो आपको यहाँ वैल्यू रखने के लिए देता है। तो आप उसको देख के जब ऐसा कोई आए तो आपको सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना है, कौन सा 2v1 v2 b1 plus b2 ये फॉर्मूले सीधे अप्लाई नहीं करने, आपको क्या करना है फिर जनरल मेथड लगाना है। कौन सा मेथड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ओके। चलिए आप नोट कर लीजिए फिर आपको आगे लेके चलते हैं।